हमारे चौथे सत्र में उपस्थित हैं ममता कालिया जी और उनके साथ चर्चा में उपस्थित होंगे विशाल पांडे जी। ममता कालिया जी एक प्रसिद्ध लेखिका, एक साहित्यकार हैं, जिन्होंने अपना हस्तक्षेप लगभग साहित्य की सभी विधाओं पर रखा है, चाहे वह नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो या अन्य गद्य विधाएं। ममता कालिया जी 1940 में जन्मी है और 7वें दशक से आज तक हमारे बीच में अपनी रचनाओं को लाती रही है। अब तक वह लगभग 200 कहानियां लिख चुकी हैं। ममता कालिया जी का मैं मंच पर स्वागत करना चाहूंगी। जोरदार तालियों से ममता कालिया यूं तो ममता कालिया जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका परिचय देना जैसे सूर्य को दिया दिखाने के समान है। कभी कोई ऊंची बात नहीं सोचती, खाटी घरेलू औरत, उसका दिन कतब व्योत में बीत जाता है और रात उधेड़-बुन में। बची दाल के मैं पराठे बना लूं, कट्टे दही की कड़ी, मुनिया की मैक्सी को ढूंढूं, कहाँ है साड़ी सितारों जड़ी। सोनू दुला हुआ कभी रोके सोया, उसको दिलानी है पुस्तक, कहाँ तक तगादे करूं इनसे, छोड़ो चलो आज तोड़ो ये गुल्लक। ममता कालिया जी की कविता। इनके साथ चर्चा में उपस्थित हैं विशाल पांडे जी। विशाल पांडे जो अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना शोध कार्य संपन्न किया है और अभी और भोजपुरी के गीतों में स्त्री के नैतिक पक्ष को अपने शोध के माध्यम से हमारे बीच में लाने का प्रयास किया है। साथ ही रेडियो में, आकाशवाणी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करना चाहूंगी विशाल पांडे। नोएडा रंग महोत्सव का आगाज हो चुका है। आप सभी जानते हैं आज उसका दूसरा दिन है और उस दूसरे दिन में हिंदी जरूरी है का चौथा सत्र। और इस सत्र में हमारे साथ बातचीत करने के लिए साहित्यकार ममता कालिया जी उपस्थित हैं। बहुत सारी रचनाएं हैं ममता जी। मैं बताऊं, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूं इस मंच पर। और जब इस हिंदी ज़रूरी है कि मंच पर बातचीत करनी हुई तो लगा कौन सी रचना पर बात करें, कौन सी बात करें, कौन सी रचना लें, कौन सी छोड़ दें। तो ये निर्णय हुआ कि हम जीते जी इलाहाबाद पर बात करेंगे। और वो एक संस्मरण है, उस शहर में एक लंबा वक्त बिताया है आपने। और अभी हम जिस शहर को घुमक्कड़ी के लिहाज से देखने की बात करते हैं, आपने वहाँ पे नौकरी की, आप रही वहाँ के, पूरा एक साहित्यकार परिवार है वहाँ पर, है साहित्य का ना, उसको जिया है। तो हमने सोचा कि हम इस मंच पर, क्योंकि वहाँ से हिंदी को दिशा देने वाले लोग निकले, तो इस मंच के लिए बात मुझे लगता है बड़ी ज़रूरी रहेगी। इसलिए हमने सोचा कि हम इलाहाबाद की उन यादों में आपको एक बार और ले चलें इलाहाबाद की ओर, चूंकि मन तो आपका वहाँ रहता ही है, लेकिन बातों के माध्यम से। आज हम बातचीत कर रहे हैं, राजकमल प्रकाशन से किताब आई है जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया जी की, उनके संस्मरणों पर कुछ बातें साझा करेंगी। सबसे पहले तो उस किताब को जब मैं देखता हूँ तो कवर पे लिखा है कि किसी शहर को पुड़िया में बांध कर ले नहीं जा सकते, तो क्या होता है कि हम ऐसी किताब लिख देते हैं कि वो यादों में रह जाती है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि कहाँ से ये प्रेरणा बनती है कि इस किताब को हम लोगों के सामने लाने की जरूरत है, ममता जी। देखो विशाल, ऐसा है कि यो तो बहुत सारे शहरों की मैंने खाक छानी जी, बहुत शहरों का पानी पिया, बहुत जगह घूमे जी, बचपन से लेकर अब तक। कभी पिता के तबादले और कभी जीवन साथी के अचानक आकस्मिक निर्णय के, तो बहुत शहर देखे मैंने। लेकिन सबसे लंबे समय तक हम इलाहाबाद में रहे जी। जब गए थे तो मैं अनिच्छा से वहाँ गए थे। कोई भी बहुत अपनी इच्छा से बड़े शहर से छोटे शहर नहीं जाता जी। वही जैसे पहाड़ से उतरकर हम समतल मैदान में नहीं आना चाहते जी। तो मेरे लिए भी इलाहाबाद में आना एक तरह से जीवन की लास्ट चॉइस थी। मैं बम्बई में अच्छी खासी स्थायी नौकरी करती थी, लेकिन रविंद्र कालिया ने तय कर लिया कि अब उन्हें जीवन में नौकरी नहीं करनी है। अब वो इलाहाबाद में आकर संघर्ष करने लगे, एक प्रिंटिंग प्रेस खरीद कर
उसको चलाने की कोशिश करने लगे। अब मेरे सामने दो ही विकल्प थे, जी या तो मैं एक अत्याधुनिक कामकाजी लड़की की तरह हॉस्टल में पड़ी रहती वहाँ और छुट्टियों में आती और छुट्टियों वाली पत्नी बनकर जी अपना जीवन बिताती। और दूसरा मेरे पास विकल्प ये था कि मैं छोड़ छाड़ कर मुंबई जी और मुंबई की नौकरी, और मैं भी उनके साथ उसी शहर में संघर्ष करने के लिए आ जाऊँ। जी तो मैंने यही चुना कि मैंने वहाँ से नौकरी कुछ कारणों से मेरी छूट भी गई, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले कहा कि आप रिसर्च के लिए अप्लाई कीजिए। जी आज बच्चे रिसर्च करते हैं तो उनको लंबी लंबी स्कॉलरशिप मिलती है बिल्कुल यूजीसी से। बिल्कुल हमारे ज़माने में रिसर्च करना अनिवार्य नहीं था, ऐच्छिक था। जी तो उन्होंने कह दिया आपको रिसर्च करनी है तो आप तो अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाएंगे, हमको इससे क्या फ़ायदा होगा। जी तो यूनिवर्सिटी ने मुझे बेनतुआत बाहर कर दिया। उन्होंने कहा आप रिज़ाइन कर सकती हैं। हम भी अकड़ गए, हमने कहा ठीक है हम रिज़ाइन करते हैं। जी हम रिज़ाइन करके हम आ गए इलाहाबाद। तो इलाहाबाद आना मेरे लिए एक मजबूरी का सौदा था। लेकिन जब मैं एक बार यहाँ आ गई और उसके बाद मैं 2.25 साल बेरोजगार रही इलाहाबाद में। उस बीच में एक बेबी पैदा हुआ, वो छोटा सा था 1.5 साल का, जिस समय मैंने फिर नौकरी ढूंढ ली और इस बार मैं प्रिंसिपल बन गई एक कॉलेज की। तो इलाहाबाद में हमारा संघर्ष कई स्तरों का था। जी अच्छा, इस इलाहाबाद को मैंने इसलिए याद किया क्योंकि इलाहाबाद ने शायद मुझे सबसे ज्यादा निर्मित किया। जी एक शहर होता है जो आपको बनाता है, बिल्कुल कई शहर होते हैं वो आपको बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल तो इलाहाबाद ऐसा शहर था जिसके अंदर निर्माता की गुण बहुत थे, और वो आज भी है। जी तुम जैसे न जाने कितने नौजवान लड़के वहाँ पर कंपटीशन की तैयारी हाँ। करते हैं, वहाँ से क्वालिफाई करते हैं। बिल्कुल जिस भी तेजस्वी आईएएस से, आईपीएस से या किसी भी क्षेत्र में प्राध्यापक से आप बात कीजिए, वो कहेगा मैंने इलाहाबाद में पढ़ाई की। हाँ बिल्कुल तो ये इलाहाबाद जो है ये एक तरह का मैं कहूँगी कि ये सांस्कृतिक राजधानी है हमारे देश की, क्योंकि यहाँ जाकर आप सीखते हैं कि शिक्षा का महत्व क्या है, साहित्य का महत्व क्या है, लेखक कैसा प्राणी है, लेखक कैसे जीता है। ये सारी बातें मुझे लगातार याद आती रही। मुझे लगा ये कितनी खराब बात है कि मैं गई तो थी पैर पटकती हुई मन मार कर, और उसके बाद में उस इलाहाबाद को इतना प्यार करने लगी। जी मुझे वो इतना अच्छा लगने लगा। मतलब हर चीज आपकी मुट्ठी में है, जी जो कि दिल्ली में नहीं है। नहीं दिल्ली में आप अपनी कॉलोनी छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, आपको एकदम पराया लगता है। बिल्कुल दिल्ली में छोटी छोटी गलियां बन गई है। जी सब क्लेम करते हैं कि वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत कम लोग रहते हैं। बिल्कुल जो सत्ता की मलाई चाटते हैं वही दिल्ली में रहते हैं। बिल्कुल हम सब लोग तो तलछट हैं बिल्कुल दिल्ली में। बिल्कुल तो आप ये देखिए, किसी भी शहर से आप तुलना कीजिए तो इलाहाबाद विजेता बनता है। बिल्कुल। और एक वक्त में शिक्षा का केंद्र था, और मुझे याद है अब तो छवियां बनती बिगड़ती रही ममता जी, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूरब को ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, और उच्च शिक्षा के लिए वहां जाना एक बड़ी बात होती थी। जैसे अभी दिल्ली की तरफ रुख हुआ है, भले ही तलछट बनने, पता है कि तलछट बनेंगे, फिर भी रुख हुआ है। तो बहुत सारे साहित्य का एक जमीन रही वहाँ, शायरों के साथ, गीतकारों के साथ, कलाकारों के साथ, रचनाकारों के साथ। आपकी मैं कृष्णा सूक्ति का नाम लूँ, मैं अश्क जी का नाम लूँ, नीलाभ जी का नाम लूँ, ज्ञान रंजन, बहुत सारे नाम, बहुत सारे। कुछ कुछ उन लोगों के साथ स्मृतियाँ, क्योंकि पथ के साथ ही तो रहे वो लोग आपके, तो उनके बारे में मैं कृष्णा सूक्ति से शुरू करूंगा कि कोई स्मृति आपको उनकी ध्यान आ रही हो। ऐसा है कि कृष्णा सूक्ति मूलतः जी देखा जाए तो पंजाब और दिल्ली जी के बीच में केंद्रित रही, बिल्कुल लेकिन उनका साहित्य जो है अब मेरे ले जाता है विभाजन से पूर्व के भारत में, बिल्कुल है ना। उनको कई बार इलाहाबाद ने याद किया, उन्हें बुलाया, लेकिन जैसा होता है कि वो थोड़ी सी नाजुक मिजाज महिला थी,
और वो ये भूल गई कि इलाहाबाद एक अक्खड़ शहर है। जी इलाहाबाद में तो सब रहते हैं फ्रीलांसर्स, उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं होता, छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। जी कोई प्रूफ पढ़ता है, कोई यूनिवर्सिटी में अध्यापक है, कोई पूरे समय लिखता है और लेखन पर ही निर्भर रहता है, जैसे शैलेश मटियानी थे, बिल्कुल है ना। तो वो ये भूल गई और उन्हें ये लगा कि इलाहाबाद में उनकी शान के अनुरूप ना तो होटल है, जी ना खातिरदारी है। ले दे के रविंद्र कालिया थे उनके दोस्त, जी और रविंद्र कालिया के साथ जाम टकराने में उनको आनंद आता था। जी तो हमारे घर आकर तुम खुश हुई, 2 दिन रही, रिलैक्स किया, होटल छोड़कर आ गई थी वो उस अच्छा समय। और जब जब वो इलाहाबाद आई है तब तब वो इलाहाबाद में रची बसी नहीं, अच्छा ये रहा उनके साथ। क्योंकि देखिए उनके साथ 2-3 प्रॉब्लम्स थी। जी एक तो ये थी कि वो सरकारी अफसर थी, रिटायर्ड। जी सरकारी अफसर रिटायर होकर भी अफसर रहते हैं, बिल्कुल है ना? और दूसरी बात ये थी कि वो दिल्ली की और पंजाब की, अविभाजित पंजाब की शान शौकत की आदि थी। बिल्कुल तो मुझे ये लगता है कि इलाहाबाद उनको कबूल करना चाहता था, लेकिन वो इलाहाबाद को कबूल नहीं करना चाहती थी। क्योंकि इलाहाबाद आज भी ऐसा शहर है कि आप वहाँ जाओ ना तो अपना सारा घमंड और अभिमान ताक पर रख दो, जी उसके बाद वहाँ प्रवेश करो। जी कोई भी शहर आपको तब अपनाएगा जब आप उसे अपनाएंगे। बिल्कुल और सबसे बड़ी बात जो तुमने बताई, ये सबसे जो चमकदार बिंदु है इलाहाबाद का, जी इलाहाबाद के 2-3 चमकदार बिंदु है। एक तो साहित्य, तुम जानते हो, बिल्कुल सारे लेखक वहाँ रहते हैं, और या कभी न कभी वहाँ रहे हैं, बिल्कुल या वहाँ पढ़े हैं, या उन्होंने वहाँ पर संघर्ष किया है। जी और दूसरा चमकदार बिंदु शिक्षा, बिल्कुल यूनिवर्सिटी वहाँ की जो है, वहाँ के कॉलेज भी, आप समझिए वो बच्चों को इतना तराश देते हैं, इतना खींच देते हैं। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट से भी बात की हुई है, जी मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भी स्टूडेंट से बात करती हूँ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जहाँ बैठे हो, वहाँ आप आसानी से कोई बात कह के टाल नहीं सकते। जी नामवर सिंह जैसे लोगों को भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही छात्र पकड़ लेते थे, धर पकड़ते थे। नीलाम में गोष्ठी में आया, लुंगी पहनकर और कुर्ता पहनकर वो आया, और जब आशीष को जो नीलाम नामवर जी बोल रहे थे तो उसने कहा, नामवर जी 1965 से आगे आइए, जी आपने क्या पढ़ा उसके बाद। फिर चुनौती दे दी उनको। तो नामवर जी ने बड़ी शाइस्तगी से जवाब दिया कि अरे भाई तुम ही तो मेरे आंख और कान हो, जी तुम बताओ तुम क्या पढ़ती हो, जी। तो मैं अपनी पढ़ाई ठीक करूं। ये उन्होंने जवाब दिया। तो इलाहाबाद एक तेवर का शहर है, बिल्कुल वहाँ एक तंज है, तेवर है, मिजाज है, एक पर्सनालिटी है वहाँ की। बिल्कुल और ये धीरे धीरे शहर खोते जा रहे हैं, क्योंकि हर जगह आप वही ब्रांड देखते हैं, बाजार हावी हो गया है, हर जगह पेंटेलूज है, हर जगह बिग बाजार है, हर जगह समझिए कि सारे ब्रांड्स हैं दुनिया के, है ना। तो आप ये सोचिए कि शहर का चरित्र जो है धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। बिल्कुल बाजारवाद का बहुत ज्यादा प्रभाव बाजारवाद देखते का बहुत हैं। ज्यादा प्रभाव तो शहरीकरण तो खत्म हुआ है, गांव तो खत्म हुए, हम जी, हमेशा जी, कहते जी। हैं गांव का देश खत्म हुआ है, लेकिन शहर की जो आबो हवा वो बदल गई है बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि साहित्यिक जो जमीन है वो इलाहाबाद है, और हम इस किताब के, चूंकि आपने तेवर की बात की, पूरा तेवर इस किताब को जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इलाहाबाद का तेवर और ममता कालिया जी का भी तेवर आपको इससे पता चलेगा। और लेखन में तो हम देखते ही हैं। मैं चूंकि साहित्यकारों की बात कर रहा हूँ और हमने कृष्णा सोपटी का जिक्र किया, मैं अमरकांत जी के बारे में आपसे याद करूंगा कि आप कुछ जरूर कहें। अमरकांत जी वैसे तो बलिया के थे, जी है ना, बलिया में जन्म हुआ, बलिया में रहे पढ़े, लेकिन वो बीए के बाद इलाहाबाद आ गए। जी और इलाहाबाद में छोटी सी नौकरी उनको मिल गई, पहले तो नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका के अमृत प्रभात नाम के अखबार में। जी तब तक वो अपनी अच्छी कहानियां लिख चुके थे, डिप्टी कलेक्ट्री, दोपहर का भोजन और जिंदगी और जोक, ये 3 कहानियां वो लिख चुके थे जो कि हिंदी साहित्य की विख्यात कहानियां हैं। उसके बाद उनको हार्ट अटैक हो गया,
जब हार्ट अटैक हो गया तो उन्होंने अपने आप फैसला कर लिया इस बात का कि अब मुझे कोई बहुत स्ट्रेन का काम नहीं करना है जी और मुझे किसी तरह की स्पर्धा में नहीं लगना है। जी मुझे अपने जीवन को बहुत धीमे धीमे जीना है। उनका परिवार भी सहयोगी था, उनके 3 बच्चे थे, उनकी पत्नी थी जो घर में रहती थी, गृहिणी थी। जी और उन्होंने उसके बाद मित्र प्रकाशन में एक मनोरमा नाम की पत्रिका थी, उसमें वो संयुक्त संपादक हो गए। जी अब आज संयुक्त संपादक को लाखों रुपए में मिलता है वेतन। बिल्कुल उस जमाने में वो 350 रुपए में 350 रुपए महीने, जिसमें कि आपको आज कामवाली बाई भी नहीं मिल सकती, इतने पैसों में उन्होंने वहां पर संयुक्त संपादन का कार्यभार संभाला है। जी और वो अपनी इतनी ऊर्जा लगाते थे, 10 से 5 तक बैठते थे वहां पर, ठीक है ना, ऑफिस में। और उन्होंने अपनी बेमिसाल कहानियां लिखी और सबसे बड़ी बात ये है, उनके अंदर एक बहुत सुलझी हुई दृष्टि थी। रविंद्र के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो हमारे घर वो रोज आते थे, क्योंकि अपने ऑफिस से जब अपने घर जाते थे तो बीच में हमारा घर पड़ता था, जी रानी मंडी। जी रानी मंडी का इसमें बहुत जिक्र आता है, बिल्कुल रानी मंडी एक किरदार है एक तरह से, है ना। जी तो रानी मंडी में वो होते हुए हमारे घर तब अपने घर जाते थे, और वो जिस शान से जीते थे अपने मामूलीपन को, जी वो अपने आप में अद्भुत चीज थी। उनका गला बहुत अच्छा था, गाते थे, बहुत अच्छी गजलें गाते थे। जी उनकी दृष्टि इतनी साफ थी कि जब रवि ने 400-500 पन्ने का अपना उपन्यास लिखा, खुदा सही सलामत है, जी तो उन्होंने एक दिन शाम के समय रवि से कहा कि आपने कालिया जी इतने पन्ने लिख दिए, ये तो बताइए कि एक वाक्य में कि इस नॉवेल में आप कहना क्या चाहते हैं। अब ये एक कलाकार के लिए, साहित्यकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो एक वाक्य में ये बताए कि वो कहना क्या चाहता है। कागज काले करना तो ठीक, कोई भी काले कर देगा, उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए, आपके अंदर कोई नजरिया होना चाहिए कि आपने ये काम किया तो क्यों किया। तो रवि सोचते रहे, रवि नहीं बता पाए। अमरकांत जी ने कहा इसका मैंने पढ़े हैं इसके चैप्टर्स, मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये कहना चाहते हैं, न धैर्यम न पलायनम, जीवन में न दीन बनो न पलायन करो। वो कह लेंगे आप इसमें मुठभेड़ कर रहे हैं, सत्य से, यथार्थ से मुठभेड़ कर रहे हैं आप यहाँ। तो आप ये देखिए कि उन्होंने कितनी आसान तरीके से जी और एक उक्ति के द्वारा उन्होंने ये बता दिया कि जीवन का क्या, इस उपन्यास का क्या मकसद है। तो ये सारी बातें जो थी हम अमरकांत जी से सीखते थे। जी बीच में एक ऐसा दौर आया कि जब रवि को ना ज्योतिष विद्या की बहुत सनक सूझी। रवि का ये होता था, समय समय पर रवि के अंदर कोई ना कोई सनक होती थी जो इस किताब में भी जी पता चलती है। बिल्कुल तो रवि को जब बहुत ज्यादा वो हुआ ज्योतिष विद्या का शौक, तो उन्होंने एक तो ज्योतिष की समस्त किताबें, ग्रंथ खरीदे, भृगु संहिता भी आ गई घर में, जी और वो दिन के 10-10 घंटे लगे रहते थे उसमें, प्रेस का कामकाज छोड़ के, और वो पढ़ते रहते थे। मेरे से कहते तो तुम्हारी कोई जन्म पत्री बन का, मेरी तो बनी नहीं आज तक, जी जन्म ले लिया जन्म पत्री बनी नहीं। तो वो ये सब देख के रवि सारा दिन लगे रहते थे। अमरकांत जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने उनको उससे निकाला। उन्होंने कहा कि आप प्रगतिशील लेखक हैं, अपनी ज्योतिष विद्या क्या करेंगे, तो पीछे देखती। बिल्कुल वो कह लेते ज्योतिष विद्या कोई चीज नहीं होती। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा आप इस तरह का काम मत कीजिए, यू विल गो मैड। उन्होंने कहा अगर आप किसी चीज के पीछे इतनी जोरों से पड़ेंगे, वो कह लेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर एक तर्क होना चाहिए जी किसी चीज को करने का या ना करने का। बिल्कुल तो वो इतनी साफ दृष्टि रखते थे। मुझे अंग्रेजी कविताओं से लिखने से रोकने वाले अमरकांत जी थे। एक दिन अमरकांत जी ने मेरी दोनों किताबें अंग्रेजी की, पतली पतली किताबें थी लेकिन बहुत प्रसिद्ध थी, ट्रिब्यूट टू पापा एंड अदर पोएम्स, पोएम 78,
तो उन्होंने मेरी दोनों किताबें उठा ली और पढ़ने लगे। मैं अंदर अंदर बड़ी खुश हो रही, मैंने कहा ये तो बड़ी चर्चित कविताएं हैं जी और अमरकांत जी पढ़ रहे हैं, इतने बड़े लेखक पढ़ रहे हैं, मुझे शाबाशी देंगे। उन्होंने पढ़ के किताबों को टेबल पर पटका और उन्होंने कहा आप क्यों लिख रही है? उन्होंने कहा ये तो शून्यवाद की ओर ले जा रही है। सारा सिनिसिज्म इसमें, जो अंग्रेजी के प्रतिगामी साहित्य का जी जो सिनिसिज्म है वो सारा इसके अंदर है। वो कह लगे ऐसी कविताएं मत लिखिए, ये सब परिवार विरोधी कविताएं। जी एक तरह से उन्होंने मुझे मेरा अंग्रेजी लेखन ही ठप्प करवा दिया अमरकांत जी ने। ये बात बड़ी क्रूर थी उनकी कहने हो, क्योंकि तब तक मैं अंग्रेजी में, मेरे ऊपर तो बहुत सी थीसिस हो चुकी है, पीएचडी हो चुकी है, एमफिल हो चुकी है, बहुत सारी कई किताबें निकल आई हैं, पोएट्री ऑफ कमला दास एंड ममता गालिया, इस तरह करके। अब ऐसे मरहले पे जाकर और अमरकांत जी ने मुझे डपट दिया। तो अमरकांत जी वो व्यक्ति थे, आपने सही नाम लिया, अमरकांत जी वो व्यक्ति थे जिनके अंदर इलावत कूट कूट के भरा था। बिल्कुल कि वो केयर नहीं करते थे, वो बिल्कुल भी कि दूसरा आदमी मुझे अमित्र कर देगा। हम लोग इतना डरते, फेसबुक पे अमित्र हो गए तो डर जाते। और वो जमाना था कि साक्षात आपके सामने वो बैठे, आप ही के घर में बैठे और आप ही को डांट रहे, और बड़े तरीके से, सलीके से। उसके बाद आप उनके दुश्मन नहीं बनते थे, हम उनकी और इज्जत करते थे। हमें लगता था यहाँ एक व्यक्ति है जो हमारे गुरु की तरह से हमें समझाता है, सिखाता है, हमको लाइन से हटने नहीं देता। उन्होंने हमें साहित्य की ओर लगाए रखा। इतनी बड़ी किताबें लिखी वहाँ पर इलाहाबाद में, रवि ने इतने बड़े बड़े उपन्यास लिखे। अब सोचिए, यहाँ तक कि गालिब छुट्टी शराब जो उनकी किताब है वो भी उन्होंने इलाहाबाद में लिखी। जब शराब छूट गई तब उन्होंने वो किताब लिखी। तो हम लोगों के लिए इलाहाबाद एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड था, या कहना चाहिए एक कार्यशाला थी हमारे लिए, क्योंकि हमने इलाहाबाद में रहते ये देख लिया कि साधनों के बिना भी या सीमित साधनों में भी आप खुश रह सकते हैं। जी बिल्कुल। वहां पर ऐसी होड़ नहीं है कि आपको सब कुछ चाहिए। दिल्ली में ग्रैब करना, अवसर हो चाहे वस्तु हो, हर चीज को ग्रैब करना चाहते हैं हम लोग। और वहाँ इलाहाबाद में आप जितना त्याग दें चीजों को, वंचित रहकर ही आप संचित होते हैं। ये बड़ी चीज है और ये सीखने वाली बात है। मुझे लगता है कि इसलिए भी साहित्य को समृद्ध करने में जिस शहर का नाम सबसे पहले आता है वो इलाहाबाद है, क्योंकि साहित्य सिर्फ और सिर्फ त्याग की चीज हो सकती है ममता जी, अवसर की चीज तो नहीं हो सकती है। वो सब कुछ इस पुस्तक में हमें मिलती है। जब पथ के साथी पढ़ते हैं तो उसमें महादेवी जी ने अपने पथ के साथियों का जिक्र किया है। हम उसमें मैथिली शरण गुप्त जी को देख रहे हैं, हम उसमें निराला की जो उनकी बातें हैं, सुभद्रा की छवि तो बस जाती है हमारे मन के, यहीं कहीं पर बिखर गई वह छिन्न विजय माला सी। तो जब जीते जी इलाहाबाद उठाया ना, तो ऐसा ही लगा कि उन सारे साहित्यकारों से हम परिचित हो पा रहे हैं जिनको देखा तो नहीं। अमरकांत की दोपहर का भोजन पढ़ा, डिप्टी कर रहे तो बहुत देर तक परेशान रहे। ज्ञानरंजन की पिता जब पढ़ते हैं तो बहुत देर तक परेशान रहते हैं। कृष्णा सोपती का सिक्का बदल गया तो बहुत देर तक सोचते रहते हैं। तो वो सारे रचनाकारों के बारे में आपने इसमें जिक्र किया। मैं ज्ञानरंजन की तरफ रुख करूंगा और मैं जानना चाहूंगा उनके बारे में। हाँ, देखिए ज्ञानरंजन तो इंदौर में पैदा हुए और जबलपुर में नौकरी की जी। लेकिन उनके पिता इलाहाबाद में कुकरगंज में रहते थे जी। और ज्ञानरंजन से आज भी आप मिले तो आपको लगेगा एक खाटी इलाहाबादी से आप मिल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो ना तो वो केवल एक चीज की फिक्र करते थे कि कहानी अच्छी लिखी जाए, वो इसकी चिंता नहीं करते थे कि उनकी कमीज पर प्रेस आयरन हुआ है कि नहीं हुआ है। वो पजामा और शर्ट ये पहनते थे या पैंट और शर्ट पहनते थे वो, और अगर उनकी कमीज कहीं से उधड़ जाती थी तो वो स्टेपलर से स्टेपल कर लेते थे उसको, वो उसको सिलाई भी करवाते थे। वो अपनी माँ से भी कहते थे उसको सिल दो, या दर्जी के पास नहीं जाते थे, नया कपड़ा भी सिलवाते थे। और वो मतलब आप उनकी पूरी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं इस बात से कि वो इस तरह के व्यक्ति थे।
कि उनके सामने केवल कहानी और प्रेम और जी। दोस्ती, ये 3 चीजें थी उनके सामने। उधर उनका प्रेम चल रहा था अपनी कॉलोनी की एक लड़की से। जी। लड़की नागर ब्राह्मण थी जो बड़े ऑर्थोडॉक्स होते हैं और बड़े खूबसूरत होते हैं। जी। और ज्ञान जी अपनी तरह के लापरवाह और अपने देखभाल से बेनियाज एकदम, जी। जबकि बहुत अच्छे परिवार के थे वो। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और लेखक थे, अच्छा। रामनाथ सुमन। जी। उनके पिता का मकान था, बहुत बड़ा बंगला था, बहुत बड़ी कोठी थी, आम ही आम के पेड़ थे उसमें, कटहल के पेड़ थे, आम के पेड़ थे, बहुत बड़ा प्रेमिसेस थी। वहाँ रहते थे ज्ञान जी। लेकिन ज्ञान जी वहाँ पर एक तरह से फकीर की तरह रहते थे। उनके घर में सारे सुख के साधन थे, लेकिन वो अपने कमरे में कागजों के बीच में बैठे रहते थे। और कभी हुआ तो चप्पल पहन के हमारे घर चले आए, कभी रवि उनके घर चले जाते थे, कभी हम सब मिल जाते थे, एक साथ बैठ के खाना खाते थे। जी। तो ज्ञान रंजन ने इलाहाबाद को चुल्लू चुल्लू पिया है, ये कह सकते हैं। उन्होंने उसे सिप बाय सिप पिया है उन्होंने, ज्ञान रंजन ने। और ज्ञान रंजन की कहानियों में भी वो पकड़ पर है। उनकी पिता कहानी आप देखिए, बिल्कुल। और पता चला कि भाई पिता रात भर सोते नहीं कि आम टप से टपकेगा तो कोई ले ना जाए, तो वो दौड़ते बगीचे में और आम उठा कर लेकर आते हैं। तो आप ये सोचे कि ये जो चरित्र है जो उन्होंने पिता का बताया है, फिर ये भी बताया पिता से कितने असहमत रहते हैं। हर बच्चा अपने पिता से असहमत रहता है, बिल्कुल। लेकिन उसको बताने का एक तरीका जो है वो ज्ञान रंजन के पास है। बिल्कुल। इसी तरह जब वो अपने प्रेम के बारे में जिक्र करते हैं तो वो ये बताते हैं कि प्रेम उनके जीवन में है, लेकिन साथ ही साथ वो उस प्रेम की सारी विसंगति और बेवकूफी भी पहचानते हैं। तो ये तो चीजें जो है ये इलाहाबाद आपको सिखाता है, क्योंकि आपको कभी यथार्थवाद से दूर नहीं जाने देता यार। जी। इलाहाबाद में भले ही छायावाद पनपा, हम्म। छायावाद मूवमेंट वही निकला, पंत बिल्कुल। निराला महादेवी, बिल्कुल। त्रिवती या प्रसाद, प्रसाद तो चलो बनारस के थे, लेकिन पंत निराला महादेवी ये तीनों की कर्म स्थली इलाहाबाद। इलाहाबाद थी, जन्म स्थली कोई भी नहीं जी। है ना। और तीनों ने छायावाद का सर्वोच्च रूप हम लोग को दिखा दिया, बिल्कुल स्तंभ कहे गए। है ना। लेकिन आप देखिए इस सबके साथ साथ उनके अंदर भी इलाहाबादी स्पर्श बहुत अधिक था। जी। महादेवी वर्मा निर्भीक बोलती थी एकदम। एक बार वो बोल रही थी राजस्थान में, तो उस समय इमरजेंसी का समय था, आपात स्थिति का। तो उन्होंने कहा कि हम जानवरों के, पशुओं के लिए तो अभयारण्य बना रहे हैं और मनुष्यों के लिए हमने भयारण्य बना दिया, भय का जंगल। बिल्कुल। तो सब कहने लगे कि महादेवी वर्मा जो है गिरफ्तार हो जाएगी उस दिन। जगन्नाथ पहाड़िया उस समय मुख्यमंत्री थी। जी। उन्होंने कहा कौन महादेवी, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। साहित्यकारों के नाम राजनीतिक के कब सुनते हैं, कभी भी नहीं सुनते। वो तो नशेड़ी, बगेड़ी, जुआड़ी, कबाड़ी, खिलाड़ी, इन लोगों के नाम उनको जानते, या पहलवान या बाउंसर, इनके नाम वो जानते हैं। उनको पढ़े लिखे लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। तो सबने कहा कि महादेवी गिरफ्तार हो जाएगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने, जबकि उस समय वो शासन कर रही थी और इमरजेंसी लगी थी, उन्होंने कह दिया नहीं, वो इलाहाबाद की है, मैं उन्हें गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। क्या बात। तो ये तेवर था इलाहाबाद का, और तेवर इलाहाबाद के नस नस में बैठा हुआ है। अभी वो होकर आई 20 सितंबर को हाँ, इस किताब का लोकार्पण था। जी। तो आप ये देखिए आज भी वो बात है वहाँ पर कि 500 स्टूडेंट्स ने ये किताब खरीदी इलाहाबाद की वजह से, क्योंकि मैंने छात्रों के बारे में भी लिखा है जी। बिल्कुल। इसमें, क्योंकि कितने देश भर के छात्र इलाहाबाद जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। वो वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ आप समझिए कि वो एक कमरा ले लेते हैं, एक फ्लैट ले लेते हैं 3 कमरे का, 6 बच्चे उसमें रहने लगते हैं। ज्यादातर बिहार से आते हैं ऐसे सब बच्चे, जी। या उत्तर प्रदेश के सुदूर पूर्व की जगह से, बलिया से, गाजीपुर से, इन सब जगहों से आते हैं, जौनपुर से।
और वो वहां पर रहकर न्यूनतम सुविधाओं में एक स्टोव रखते हैं, बस एक प्रेशर कुकर होता है उनके पास, उसी से अपना खाना वाना बनाकर पढ़ते हैं, लगन से पढ़ते हैं और निकाल लेते हैं कॉम्पिटिशन। कोई मुख्य में आ जाता है, कोई एलाइड में आ जाता है। तो इलाहाबाद शिक्षा की एक बहुत बड़ी जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ी मंडी तो मैं नहीं कहूँगी, शिक्षा की एक बहुत बड़ी राजधानी है। बिल्कुल है, और उम्मीदों का शहर भी इसलिए मुझे बार बार लगता है कि जिन उम्मीदों के साथ जाते हैं और परिश्रम के साथ वो उम्मीद तो पूरी होती है। बिल्कुल। मैं रवि जी पर तो आऊँगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रवि कथा मैंने पढ़ी तो बहुत सारे प्रश्न उससे भी थे, लेकिन मैं उपेंद्र नाथ अश्क जी का जिक्र करूँगा फिर रवि जी के साथ, क्योंकि रवि जी वाली वो मुझे एक बात याद आती है जो आपने कहा कि प्रेम के लिए बहुत सारी नौकरियां छोड़ दी। आजकल लोग किसी भी वजह से नौकरी छोड़ते हैं, प्रेम की वजह से कोई नौकरी तो नहीं छोड़ता है, और ममता जी लगातार शहर दर शहर सिर्फ प्रेम की वजह से बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ती रही हैं। मैं रवि जी पे आऊंगा, उसके पहले उपेंद्र नाथ अश्क जी। रवि के बारे में मैं क्या कहूँ। रवि पंजाब के थे, जालंधर में पैदा हुए, हिंदी भाषी थे। हिंदी उन्होंने मोहन राकेश के आकर्षण में सीखी जी। मोहन राकेश उस समय डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी के प्रोफेसर थे। घर में सबने बहुत विरोध किया। हमारे मतलब रवि के घर में कोई भी हिंदी नहीं जानता, कोई हिंदी पढ़ना भी नहीं जानता। मतलब मेरी किताबें वो देखेंगे तो उनके लिए वो किसी काम की नहीं है, वो इसका सीधा उल्टा भी नहीं पहचानेंगे। इतनी हिंदी से अनभिज्ञ लोग हैं वहाँ पर, आप सोचिए। तो और पंजाब में हिंदी केवल लड़कियां पढ़ती हैं, क्योंकि उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं करना होता, घर चलाना होता है। तो ये माना जाता है कि हिंदी एक नाकारा विषय है और हिंदी वही पढ़ता है जिसको अपना जीवन चौपट करना है या उसे शादी करनी। अब रवि ने जब हिंदी में एमए में प्रवेश लिया, उस समय क्लास में आप समझिए कि 97 लड़कियां थी और 3 लड़के थे पढ़ने वाले। रवि उन 3 लड़कों में एक थे, सबसे लंबे, सबसे बचाल और सबसे ज्यादा अलग सोचने वाले। घर में सब विरुद्ध थे उनकी पढ़ाई के, वो नहीं चाहते थे इस तरह पढ़े। उनके पिता चाहते थे बीए के बाद वो बीएड कर ले, बीए ऑनर्स किया था उन्होंने कि बीएड कर ले तो किसी स्कूल में टीचर हो जाए। उनके पिता स्कूल में उस जमाने में टीचर थे, बाद में प्रिंसिपल बन गए थे। तो घर के सारे विरोध के बावजूद, क्योंकि वो राकेश की, राजकट की, कृष्णचंद्र की, मंटो की ये सब कहानियां पढ़ चुके थे। रवि ने बड़ी एक लंबी साधना की कि परिवार के विरुद्ध उन्होंने भाषा सीखी। उसमें फिर अपने आप ही में नौकरी भी मिल गई। कपूरथला में एक विशाल कॉलेज है, डीएवी कॉलेज था भी, उसमें वो पढ़ाने लगे। उसके बाद उन्हें दिल्ली में नौकरी मिल गई। वो दिल्ली आना चाहते थे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में से पत्रिका निकलती थी भाषा, उसमें वो असिस्टेंट एडिटर बनकर आ गए। अच्छी खासी पक्की नौकरी थी उनके पास। और मुझे जो वो मिले हैं 1965 जनवरी में, मेरे पास भी पक्की नौकरी थी। तो लखनऊ कॉलेज में मैं पढ़ाती थी, इंग्लिश पढ़ाती थी। तो हम दोनों के पास पक्की नौकरी थी, लेकिन ये था कि उसको पत्रकार बनने का भूत सवार था। और भारती जी ने बड़े प्रेम से उन्हें 2-3 चिट्ठियां लिखी कि अब तुम रवि यहाँ आ ही जाओ मुंबई, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। रवि सब छोड़ छाड़ के अपनी पक्की नौकरी छोड़ के कच्ची नौकरी में चले गए। जब वो चले गए तो मैंने सोचा कि मेरे रहने का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर। उस जमाने में ना मोबाइल फोन था कि आप किसी से संपर्क रखें, ना आपके पास वीडियो कॉल थी, ना आपके पास कुछ भी नहीं था। कितना सा एक काले रंग का सरकारी फोन होता था जिससे बड़ी मुश्किल से फोन होता था। तो मैंने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, या तो मैं रवि को छोड़ दूँ या मैं नौकरी छोड़ूँ। तो नौकरी छोड़ना आसान था, था मैंने नौकरी छोड़ दी और मैं उनके पीछे पीछे बम्बई चली गई, है ना। और फिर बम्बई में नौकरी की, फिर वो बम्बई छोड़ के इलाहाबाद आ गए, तो मैं भी इलाहाबाद आ गई। और अश्क जी की जो आपने बात की, अश्क जी रवि को एक बार तो जालंधर में मिले थे। जब अश्क जी ने ही
रवि का परिचय मोहन राकेश से कराया था। उसके बाद अशोक जी 1969 में रवि को मिले। जब रवि इलाहाबाद अकेले आए तब वो अशोक जी की यहीं ठहरे। अशोक जी ने हम वतनी, क्योंकि अशोक जी भी जालंधर के थे, जी तो हम वतनी जिससे कहते हैं जो एक ही शहर का हो या तो एक ही देश का हो, लेकिन हम वतनी शब्द बोला जाता है जब आप एक ही शहर के होते हैं। जी तो दोनों हम वतनी थे और अशोक जी को रवि पसंद आ गए। रवि को भी अशोक जी बहुत पसंद थे। जी तो रवि उनके यहाँ ही ठहरे और क्या ठहर कर ही उन्होंने अपने उसको प्रिंटिंग प्रेस को एक रूम दिया, एक जगह दी, एक मकान था वहाँ जी दिया, किराए पे लिया उन्होंने। तो काफी हम लोगों का संवाद रहा अशोक जी से। जी अशोक जी देखिए पूरे समय लिखते थे। जी अशोक जी एक ऐसे लेखक थे जो केवल लेखन से अपना गुजारा करते थे और अपने संयुक्त परिवार का, और वो सारा परिवार, क्योंकि उनका प्रकाशन भी था, उनकी पत्नी अपना प्रकाशन संभालती थी, नीला प्रकाशन। जी एकमात्र उनका तीसरी शादी से बेटा था, नीला प्रकाशन। देखिए इत्तेफाक है कि अशोक जी ने भी 3 शादियां की जी और नीलाम ने भी 3 शादियां की। जी। नीलाम की जो पहली शादी वाला जिक्र है, मैं वो चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए हाँ, कहें। नीलाम की पहली शादी जब हुई तब मैं मुंबई में थी। जी अशोक जी ने मुझे लंबी सी चिट्ठी लिखी कि तुम भी बल्ली आ जाओ इस शादी में तो मजा आ जाए। जी लेकिन मेरे लिए शादी ब्याह जैसी चीज़ों के लिए नौकरी से छुट्टी लेना बड़ा मुश्किल था। मेरी एक बड़ी बदमिजाज किस्म की प्रिंसिपल थी, मैं तो लेक्चरर थी उस समय। जी तो मेरी बड़ी बदमिजाज प्रिंसिपल थी जो छुट्टी देने को तैयार नहीं थी। तो मैं तो नहीं जा पाई, लेकिन रवि ने खूब एंजॉय किया। जी ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, इन सब ने खूब एंजॉय किया वहाँ पर। जो नीलाम के दोस्त थे, वीरेन डगवाल, मुनीर डबराल, जी बडोला, बहुत सारे दोस्त थे उस समय। तो आप ये देखिए कि अशोक जी की एक बात जो मुझे नहीं भूलती वो ये कि जब वो लड़की को विदा करा के लाए हैं, जी। नीलाम की पत्नी, पहली पत्नी का नाम था सुलक्षणा। जी जब उसको विदा करा के ला रहे थे तो उन्होंने स्टेशन पे कहा कि भाई मेरे पास तो कार नहीं है, मैं तो रिक्शे से चलता हूँ। तो मेरी बहू पहली बार घर जाएगी तो वो किराए की कार में क्यों बैठ के जाएगी, जी या किसी के उधार की कार में क्यों बैठेगी। मैं रिक्शे में चलता हूँ, तो रिक्शे में लेके चलूंगा हमसे। तो नीलाम को और उसकी बहू को दोनों को रिक्शे में बैठाया गया। जी और तब रवि ने कहा कि रिक्शा तो ये है कि ये रिक्शे वाला नहीं चलाएगा, हम लोग चलाएंगे। तो ज्ञान रंजन ने वो रिक्शा चलाया जिसमें नीलाम और सुलक्षणा बैठे, जी वर वधू। जी और रवि ने वो रिक्शा चलाया जिसमें नीलाम की माँ कौशल्या जी और कौशल्या जी की रिश्तेदार बैठी। अच्छा इस तरह से वो लोग स्टेशन से और घर तक आए और रिक्शे वालों को खूब अच्छी बख्शीश दी गई, जो ओरिजिनल रिक्शे वाले थे, जो उन रिक्शों को चलाने वाले थे। जी और ये फिर घर आकर तो फिर नेचुरली बहुत उत्सव मना। तो बड़ा सा उनका कंपाउंड था, बहुत बड़ा बंगला था उनका पुराना अशोक जी का। तो फिर बहुत एंजॉय किया। जिस सादगी और फक्कड़पन की बात हम इलाहाबाद के बारे में कह रहे थे, वो हम साहित्यकारों से जो सीखने वाली बात है वो यही बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। और इसलिए भी मुझे लगता है कि ये संस्मरण बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ बातें इसलिए की क्योंकि ये संस्मरण पढ़ा जाना चाहिए आप सबके लिए, कुछ जिक्र इसलिए किया कि थोड़ा सा आप लोगों का जो पढ़ने के लिए जो मन होता है वो करे इस पुस्तक को। तो ये सारी बातें थी। मैं चाहूंगा कि और जो हमारे श्रोता हैं, ये दर्शक हैं, वो पढ़ें और फिर आप उसकी समीक्षा करें, उस पर बात करें आपसे। हम लोग जीते जी इलाहाबाद की इतनी ही बात करेंगे। मैं चाहूंगा अगर कोई भी प्रश्न इलाहाबाद को लेके या ममता मैम से किसी भी तरह का कोई प्रश्न आप लोग कहना चाहें। हाँ सुमन जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने पारिवारिक रिश्तों को सहेजा, चुनौतियों का सामना किया और आज आप कितनी बड़ी उपलब्धि पर हैं। आज जो स्त्री लेखन कार्य में कार्य कर रही है, लेकिन उदासीनता की ओर थोड़ा जल्दी चली जाती है, धैर्यता कम है आज की युवा पीढ़ी में। तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगी कि अपनी धैर्यता किस तरह से बरकरार रखें? किस तरह का खतरा है?
ये कहना चाह रही हैं कि जिस तरह से धैर्य के साथ आपने परिवार को भी संभाला है और लेखन को भी संभाला है, वो आज की युवा पीढ़ी में, विशेष तौर पे स्त्रियों की बात कर रही हैं, वो नहीं है जो काम करती हैं घर में और नौकरी में। थोड़ा सा होता क्या है, देखिए कि आपको कई जगह छूट देनी पड़ती है ना। आप एक साथ चल रहे हैं एक काम में, मैं नौकरी करती थी, वो नौकरी नहीं करते थे, वो प्रेस चलाते थे, ठीक है, उनके ऊपर दबाव बहुत थे प्रेस के, लेकिन फिर वो बीच बीच में मस्ती करते रहते। शाम के समय तो उनके पास 2-4 दोस्त बैठे होते थे और सब मैनोशी करते थे, है ना। तो मैं इस चीज को स्वीकार करती, और जब मैं कभी किसी गोष्ठी में चली जाती थी बाहर 3-4 दिन के लिए, तो वो बच्चों को संभाल लेते थे और वो इस चीज को स्वीकार करते थे। आज तक उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका कहीं भी जाने से। तो ये दोनों के ऊपर था, क्योंकि वो भी मेरी मनमानीपन को स्वीकार करते थे। मेरी सहेली आ जाती थी, हम पिक्चर चले जाते थे देखने, पिक्चर जो वो गोद में बच्चों को बैठा के खूब पढ़ा करते थे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था, हम लोग के पास कोई आया वाया तो होती नहीं थी उस समय। तो ये सारी चीजें अब आज की पीढ़ी में मुझे लगता है कि थोड़ी सी सहिष्णुता की कमी है, टॉलरेंस की कमी है, क्योंकि आज रिश्ते में थोड़े टिक फॉर टैट हो गए कि ना तुम झुको ना हम झुके, और दोनों में से कोई नहीं झुकेगा तो आलिंगन होगा कैसे, ये बताइए। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जीवन में थोड़ा लचीलापन रखा जाए। और ये लचीलापन ममता जी के साहित्य में भी दिखेगा। उनके जीवन को जब पास से देखती हैं, और भी साहित्यकारों का जिक्र किया है, जिस तनाश्क जी की बात कर रही थी या ज्ञान रंजन की, तो मुझे लगता है लगातार वो भी सीखने की जरूरत है। लेखन से तो सीख रहे हैं, उनके जीवन से भी लगातार सीखने की जरूरत है, इसलिए इस किताब का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारी बातें इलाहाबाद की, और फिर से नोएडा का ये मंच जो है इलाहाबाद हो गया एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारी बातें साझा करने के लिए।